आज जो है आपको बताने वाला हूँ कि जो डाइवोर्स है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कौन से प्रोविज़न है और किस किस ग्राउंड पे मिल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेक्शन 13 है, ये डाइवोर्स से रिलेटेड है। इसी में ये सारे प्रोविज़न है। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may on the petition presented by either the husband or wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party। ये नीचे ग्राउंड दिए गए। ये जो पटिशन है या हस्बैंड की तरफ से होनी है या वाइफ की तरफ से होनी है। ग्राउंड क्या है? नंबर 1 जो ग्राउंड है वो अडल्ट्री का है, जिसमें कि हैज़ आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। यानी कि ये ग्राउंड दोनों के लिए अवेलेबल है, हस्बैंड वाइफ के लिए। अगर दोनों में से कोई भी अडल्ट्री करता है तो उसके खिलाफ जो है इस ग्राउंड पे कर सकता है। जो सेकंड ग्राउंड है हैज़ आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूअल्टी। क्रूअल्टी एक बहुत ही एलोबरेट टर्म है। इसको जो है डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट कोर्स ने डिफरेंटली जो है इसको इंटरप्रेट किया है। तो वो क्रूअल्टी के लिए जो ग्राउंड्स है वो बनाने पड़ते हैं। उसमें फैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई मेनली तो वायलेंस इज़ द मेन क्रूअल्टी, लेकिन कई बार मेंटल क्रूअल्टी वगैरह भी इसमें सारी काउंट होती है। और थर्ड जो है डिजर्शन है, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन कितने पीरियड के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैज़ डिजर्टेड द पटिशनर फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। अगर कंटिन्यूसली 2 ईयर्स के लिए एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को छोड़ दिया हुआ है, दूर रहते हैं, आप साथ में नहीं रहे, कोई टच नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उसके इमीडिएटली 2 साल के बाद जो प्रोसीडिंग प्रेजेंट की जा सकती है बाय ईदर ऑफ द पार्टी। और एक जो ग्राउंड है वो है कन्वर्शन। हैज़ सीज टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्शन टू अनदर रिलीजन। यानी कि दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपना रिलीजन चेंज कर दिया है, किसी भी दूसरे रिलीजन में चले गए, तो ये भी एक ग्राउंड होता है। और इसके अलावा जो और ग्राउंड है वो है इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कि वो ऐसे अनसाउंड माइंड के है जिसका कि कोई इलाज ही नहीं है, तो वो भी एक ग्राउंड होता है। हैज़ बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड। इस तरह का होना चाहिए। एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट द पटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। यूजुअली तो यही होता है कि इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो गया है जिससे कि दूसरी पार्टी को बहुत बड़ा थ्रेट है और वो ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, नहीं रह सकते, लाइफ को थ्रेट है, लिबर्टी को थ्रेट है, तो ये एक ग्राउंड हो सकता है। फिर मेंटल डिसऑर्डर का जो है इसी में आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस अटेस्टेड और arrested or incomplete development of mind, psychopathic or disorder or any other disorder or disability of mind and includes schizophrenia. The expression psychopathic disorder means a persistent disorder or disability of mind, यानी persistent होना चाहिए continuously, यानी कि एक बार ही हो गया फिर ठीक हो गया तो फिर that cannot be a ground. Whether or not including subnormality of intelligence which results in abnormally aggressive और serious irresponsible conduct। यानी मेंटल डिसऑर्डर इस लेवल का हो जिससे कि अग्रेसिव हो, इतना अग्रेसिव हो कि जिससे कि दूसरी पार्टी को थ्रेट लगे ऑन द पार्ट ऑफ अदर पार्टी एंड वेदर और नॉट इट रिक्वायर्स और इज ससेप्टिबल टू मेडिकल ट्रीटमेंट। और फिर इसके बाद जो है एक वेनरल डिजीज जिससे भी रिलेटेड है, जिसको अब STD कहते, पहले इसको वेनरल डिजीज कहते थे। हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म, यानी कि वो दूसरे को फैल सकती है। तो इसमें जो है एड्स वगैरह भी जो है कवर हो सकते हैं सब्जेक्ट टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। और एक जो ग्राउंड है हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, यानी कि उन्होंने संसार ही त्याग दिया हुआ है इन द सेंस के वो कोई धर्म गुरु बन गए हैं या कोई इस तरह के बाबू साधु संत बन गए हैं, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। और एक जो ग्राउंड है वो है हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और मोर, यानी कि 7 साल से जो है उनके बारे में किसी ने सुना ही नहीं है, जिनको उनके बारे में पता होना चाहिए था कि वो 7 साल से गुम है, मिसिंग है, और उन 7 साल में किसी को भी पता नहीं है उनके परिवार के बारे में कि वो कौन है, कभी उनको कोई खबर नहीं आई, कोई बातचीत नहीं हुई। और बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट हैड दैट पार्टी बीन अलाइव।
तो ये एक ग्राउंड होता है। फिर इसमें आगे एक्सप्लेनेशन डिजर्शन की दी गई है। इन सब सेक्शन द एक्सप्रेशन डिजर्शन मीन्स द डिजर्शन ऑफ द पिटिशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज। ये नहीं है कि हस्बैंड ने वाइफ को डिजर्ट किया 2 साल के लिए और फिर उसके बाद केस भी डाल दिया डिजर्ट को। नो, ये ग्राउंड अगर हस्बैंड ने डिजर्ट किया तो ये ग्राउंड वाइफ को अवेलेबल होगा, अगर वाइफ ने डिजर्ट किया है तो ये ग्राउंड हस्बैंड को अवेलेबल होगा। पिटिशनर ऑफ द अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज, और कोई बेवजह बिना वजह के ही डिजर्टेशन हुई है। अगर कोई वजह, मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ के साथ मारपीट करते हैं या कोई वाइफ भी मारपीट कर सकती है हस्बैंड के साथ और फिर उस वजह से डिजर्शन हुई है। लेकिन अगर विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी एंड इंक्लूड्स द विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पिटिशनर by the other party to the marriage and its grammatical variation and cognate expression shall be construed accordingly। तो ये बेसिकली ये सारे इंग्रेडिएंट होने बहुत ज़रूरी है डिजर्शन को प्रूव करने के लिए। विलफुल नेग्लेक्ट किया है, बिना कंसेंट के गए है और कोई रीजनेबल रीज़न नहीं है छोड़ने का, तो जो है ये ग्राउंड अवेलेबल होगा। Either party to marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for dissolution of the marriage by a decree of divorce। फिर फर्दर उसने जो कुछ ग्राउंड ऐड किए हैं और ये जो है 1964 के बाद ऐड हुए हैं, that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of decree of judicial separation। यानी कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई है और उसके बाद 1 साल तक हस्बैंड वाइफ आपस में बिल्कुल भी साथ नहीं रहे हैं, कोई मेल मिलाप नहीं हुआ है, तो वो भी एक ग्राउंड फिर बाद में डाइवोर्स के लिए बन जाता है। दैट देयर हैज़ बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड आफ्टर पासिंग ऑफ ए डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। यानी कि जो सेक्शन 9 के तहत मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वो एक दूसरे से अलग रहना शुरू करते हैं, तो एक पार्टी जो है उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पिटीशन डालती है, कोर्ट से मान लीजिए डायरेक्शन हो भी जाती है, और लेकिन विद इन 1 year उस डायरेक्शन के अगर वो साथ में नहीं हुए है, रेस्टिट्यूशन नहीं हुए, तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए। इसके अलावा वाइफ के लिए जो है एडिशनल भी ग्राउंड दिए गए। ए वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट ए पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज by a decree of divorce on the ground. Number 1, in the case of any marriage solemnized before the commencement of this act that the husband had married again, यानी कि वैसे तो सेकंड मैरिज ऐसी नलिटी है, लेकिन फिर भी मैरिज कर दी है तो ये भी एक ग्राउंड वाइफ के लिए हो जाता है डाइवोर्स के लिए। बिफोर सच कमेंसमेंट और दैट अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द पिटिशनर, provided that in either case the other wife is alive at the time of presentation of the petition। और second ground है that the husband has since the solemnization of the marriage been guilty of rape, sodomy और bestiality, यानी कि वो उनके ऊपर ये चार्जेस लगे और इनके ऊपर जो ये केस चला है और उसमें इनकी कन्विक्शन हुई है ऑन दिस अकाउंट, तो ये भी एक वाइफ के लिए कंडीशनल ग्राउंड होता है। और ये कि जो थर्ड ग्राउंड एक वाइफ के लिए और है, दैट इन ए सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो मेंटेनेंस के लिए होती है, और अंडर कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन इतना 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 इतना, ए डिक्री और ऑर्डर एज अ केस में बी हैज़ बीन पास अगेंस्ट द हस्बैंड अवार्डिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ नॉटविथस्टैंडिंग दैट शी वॉज लिविंग अपार्ट एंड दैट सिंस द पासिंग ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज हैज़ नॉट बीन रिज्यूम्ड फॉर 1 year और अपवार्ड। एंड जो फोर्थ ग्राउंड है, दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining the age but before attaining the age of 18 years। तो ये भी एक उसमें ग्राउंड होता है। और इसके अलावा जो एक डाइवोर्स के लिए जो अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स है वो सेक्शन 13A में है। वो है कि मान लीजिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इनको एक जुडिशियल सेपरेशन का एक मौका देना चाहिए, तो बजाय डाइवोर्स की डिक्री पास करने के उसमें जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी पास हो सकती है। और जो एक और ग्राउंड है वो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें जो है प्रोसीजर ये है बेसिकली कि एक दोनों पार्टी साइन करके पिटीशन डालती है कोर्ट में
और फिर वो उसके बाद जो है दोनों पार्टी की एक फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट होती है कि दे वांट टू पार्ट। फिर उनको 6 महीने का एक टाइम दिया जाता है बीच में कि इन केस कहीं चेंज ऑफ माइंड हो जाता है तो दे कैन। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में अब लॉ ये आ चुका है कि कई बार ऐसी एक बॉटल नेक हो जाता है दोनों की लाइफ में कि वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर वो 6 महीने का जो पीरियड भी होता है तो वो जो है कोई पर्पस सर्व नहीं करता है, जबकि उन्होंने दे हैव टू पार्ट द वेज वो तब होता है जहाँ के बिल्कुल ही ऐसा कि मैरिज हो जाए, बिल्कुल ही टोटली ब्रोकन मैरिज है, इरोवोकेबली ब्रोकन मैरिज हो जाती है, तो फिर जो है इसमें भी ये डाइवोर्स हो जाता है। और इसमें जो कुछ एक कंडीशंस है कि नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि हालांकि वैसे तो कोई ऐसा चांस नहीं होना चाहिए कि अभी मैरिज हुई और फिर एकदम से डाइवोर्स के लिए हो जाए, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा सर्कमस्टांस हो जाए तो उसमें भी जो है 1 ईयर की जो है हो जाना चाहिए मैरिज होकर, उसके बाद ही इस तरह की पिटीशन इसमें डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इन इश्यूज़ पे कोई भी केस लॉ में आप लोगों के लिए कोई दूं तो आप कृपया बताएं इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और इसे शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं केस लॉ भी सर्च करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्लीट एक जो केस लॉ होगा उसको मैं सर्च करके आप लोगों के लिए पेश करूँगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।